एपिसोड 18 अनकहे प्यार की दस्तक। कुछ देर हम दोनों वहां ऐसे ही खड़े रहे। फिर अचानक फरमान के हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। उसने मुझे छोड़ा और वहां सामने तार पर पड़ी चादर उतारकर मेरे अधरंगे बदन को ढक दिया। आओ कहकर उसने मुझे अपने कमरे में चलने का इशारा किया। मैं चुपचाप उसके साथ साथ उसके कमरे की तरफ चल दी। उसने मुझे अपने बिस्तर पर बैठने को कहा। मैं जैसे कठपुतली की तरह वह सब कुछ करती जा रही थी जो वो कर रहा था। न जाने क्यों मुझे उसके साथ एक अपनापन लग रहा था। उसकी आंखों में मेरे लिए इज्जत थी जो मेरे उसके लिए पैदा हुए अपनेपन के विश्वास को पुख्ता करने के लिए काफी थी। उसने मुझे वहां बड़ा कंबल दिया और चुपचाप बाहर चला गया। मैं उसे बाहर जाते हुए देख रही थी। दिल तो चाहता था कि उसे पीछे से आवाज दूं और बाहर जाने से मना कर दूं, लेकिन वह मेरे बारे में क्या सोचेगा, ऐसा सोचकर मैंने उसे कोई आवाज नहीं दी। मेरे बदन में उसके स्पर्श का एहसास अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ था। उसके उड़ाई कंबल में भी उसके बदन की खुशबू। थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ उसने मुझे उस शैतान के दिए हुए जख्म को भुला दिया। दिल की धड़कन थम गई थी। दिलो दिमाग पर बस फरमान छा गया। उसका चेहरा मेरी आंखों के आगे घूमने लगा। उसका मुझे यूं अपनी बाहों के आगोश में भर लेना, खुली आंखों से देखते उन ख्वाबों ख्यालों में आधी रात बीत चुकी थी। मैं बार बार उसी पल को याद करने लगी। फिर धीरे से बिस्तर से उठकर मैंने खिड़की से बाहर झांका। सर्द रात की चांदनी में वह हाथ मलता हुआ आंगन के बीचों बीच बैठा था। उसे देखकर लग रहा था कि दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है। ऐसी सर्द रात में अगर वो बाहर बैठेगा तो नहीं नहीं, न जाने मन में क्या आई। मैंने अपने कपड़े ठीक किए, कंबल उठाया और बाहर उसके पास चल दी। तब तक उसकी आंख लग चुकी थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी बाजुओं को कसकर पकड़ा हुआ था। सोते सोते भी उसका बदन सर्दी के मारे कांप रहा था। मैंने अपने हाथ में पकड़ा कंबल उसके बदन पर उड़ा दिया। दिल तो करा कि उसे जगाकर कहूं, आप अगर सारी रात यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अब आप अपने कमरे में जाइए। लेकिन जुबान तो जैसे सिल ही गई थी। कुछ भी कहने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। कुछ देर वहीं खड़ी उसके चेहरे की तरफ देखती रही। कितना शांत, कितना सौम्य। मेरे दिए कंबल से भी उसकी कभी नहीं गई, तो मैं अंदर से भागकर एक मोटा कंबल और लेकर आ गई और उसके बदन पर दे दिया और वही आंगन में पड़ी एक अंगूठी को सुलगाकर उसके थोड़ा पास सरका दिया ताकि उसकी तपिश से फरमान के बदन में गर्मी बनी रहे। अंदर जाने से पहले मैंने एक नजर फरमान को देखा। अब वह सुकून से सो रहा था। उसे यूं सोता देख मन में एक तसल्ली सी हो गई। रात का आखिरी पहर था, लेकिन आंखों में तो जैसे नींद ही नहीं थी। मैं वही सामने गलियारे में बैठ फरमान की तरफ एक टक देखती रही। चांदनी रात में उसका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। फिर पंछियों की चहचहाट ने मेरा ध्यान तोड़ दिया। तारों की चमक फीकी पड़ने को थी। आसमान रंग बदल रहा था। पौ फटने वाली थी। मैं उठी और चुपचाप आंगन में झाड़ू कटका करने लगी। आंगन में होती उस हलचल से कब फरमान की नींद खुल गई मुझे पता ही नहीं चला। जब उसने अपने बदन पर पड़े वह कंबल और पास सुलगती अंगूठी को देखा तो वो मुझे देख मुस्कुराने लगा। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर थी। अचानक मेरा ध्यान भी उस ओर चला गया और उसे अपनी तरफ यूं देखते देख मेरी पलकें हया से झुक गई। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाती या बोल पाती, वो नशेड़ी शैतान उठकर बाहर आ चुका था। बहुत चर्बी आ गई है ना तुझ में, आते ही वह मुझ पर चिल्लाया, उस आवारा कुत्ते की तरह जिसके मुंह से किसी ने हड्डी छीन ली हो। तो रुक, आज तेरी सारी अकड़ निकालता हूँ। अब इतनी हिम्मत आ गई तुझ में कि मुझ पर, कहकर उसने मेरी कलाई पकड़ी ही थी कि फरमान उठ खड़ा हुआ। क्या बात है मामा जी, क्यों चिल्ला रहे हैं बेचारी पर? उसे आंगन में बैठा देख उसका वो शैतान मामा सक पका गया। फरमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने बात बदलने की कोशिश की। शायद वो नहीं चाहता था कि कोई भी, चाहे वो फरमान उसका भांजा ही क्यों ना हो, उसके इस शैतानी रूप के बारे में कुछ जाने। लेकिन वह कहाँ जानता था कि फरमान तो उसका यह शैतानी चेहरा रात को ही देख चुका था। हाँ, मैं आज कुछ जल्दी उठ गया था, लेकिन आप इस बेचारी पर चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या बताऊं फरमान, काम की ना काज की, ढाई मन अनाज की। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि सुबह से ये काम में ही लगी है। वो तो ठीक है, लेकिन रात को, बोलते बोलते वो चुप हो गया। रात को क्या किया इसने रात को? फरमान जैसे उसके मुंह से ही उसका घिनौना अपराध कबूल करवाना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। चलो छोड़ो, कहकर पलट कर चल दिया। और हाँ सुनो, जल्दी से नाश्ता तैयार करो, मुझे आज जल्दी निकलना है। जी, सर हिलाते हुए चुपचाप मैं रसोई की तरफ चली गई। तुम भी जल्दी तैयार हो जाना फरमान, हमें आज जल्दी निकलना होगा, उसने फरमान से कहा। नहीं मामूजान, आज मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगा। क्यों, क्या हुआ?
आज मेरी तबीयत कुछ नासाज है। फरमान की बात सुनते ही जैसे मेरे कान खड़े हो गए। मैंने झरोखे से बाहर झांका। वह कंबल लपेटे अपने कमरे की ओर जा रहा था। मैं जल्दी जल्दी अपना काम समेटने लगी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान फरमान की तरफ ही था। उस शैतान को नाश्ता परोस मैं उसके लिए दोपहर का खाना तैयार करने लगी और जल्दी ही मैं उसका टिफिन तैयार करके आले पर रखने चल दी, क्योंकि मैं जानती थी कि जितनी जल्दी मेरा काम खत्म होगा उतनी जल्दी ही वह इस घर से चला जाएगा। मुझे उसे घर से भेजने की जल्दी थी। जैसे ही मैं आले के पास पहुंची, वह गुस्से से भरी आंखों से मुझे देखने लगा। बहुत गर्मी आ गई है, चर्बी ज्यादा चढ़ गई है, लगता है आज रात ही उतारनी पड़ेगी, कहकर इससे पहले कि वह मुझ पर झपट पड़ता, उसके मोबाइल पर किसी का फोन आ गया और वह बात करता हुआ टिफिन उठाए घर से बाहर निकल गया। उसके जाते ही मैंने चैन की सांस ली और जल्दी जल्दी दौड़कर बाहर के दरवाजे की चिटकनी लगा दी। उसके जाते ही मुझे फरमान का ध्यान आया और मैं दौड़कर उसके कमरे की ओर चली गई। आप खाने में क्या लेंगे? मैंने अंदर जाते ही पूछा। फरमान बिस्तर पर कंबल लपेटे पड़ा था। कुछ नहीं, शुक्रिया, कहकर उसने आंखें बंद कर ली। उसकी आवाज कुछ दबी दबी थी, चेहरा निढाल लग रहा था। ऐसे कैसे कुछ नहीं? कुछ तो लेना होगा, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया। वैसे आप कह रहे थे कि आपकी तबीयत नासाज है। हाँ, वो बस थोड़ा सिर में दर्द था। अच्छा, तो ऐसा करती हूँ, मैं आपके लिए गरम गरम चाय लेकर आती हूँ। तकल्लुफ ना करे, उसने हाथ का इशारा दिया। अरे, इसमें तकल्लुफ कैसा, मैं अभी आई, कहकर मैं रसोई की तरफ चल दी। अदरक वाली चाय बनाकर मैंने प्याली में भरी और फिर से फरमान के कमरे की ओर रुख किया। लीजिए, उठिए, यह अदरक वाली चाय पीने से आपका सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने प्याली अरमान के आगे कर दी। मेरी अम्मी भी मुझे सर दर्द में अदरक वाली चाय पिलाया करती थी, कहकर उसने मेरे हाथ से चाय की प्याली ली। उसकी उंगलियों ने फिर से मेरी उंगलियों को छुआ। ऐसा लगा जैसे कोई बिजली दौड़ गई हो मेरे बदन में। करती थी मतलब उनका इंतकाल हुए 4 साल हो गए, कहकर वो कुछ रुआंसा सा हो गया। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। मैंने फरमान के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। हाय अल्लाह, आपको इतना तेज बुखार है? फिर मैंने उसके माथे पर हाथ लगाया। इतना ज्यादा भी नहीं जितना ज्यादा आपने रिएक्शन दिया। लेटे लेटे मुस्कुराने लगा। मैं जल्दी से बाहर की ओर दौड़ी, रसोई में जाकर काढ़ा बनाया। ठंडा पानी, काढ़ा और कपड़े की कुछ पट्टियां लेकर फिर से फरमान के कमरे में पहुंच गई। थोड़ा थोड़ा करके काढ़ा मुंह में डाला और माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी। काढ़े ने अपना असर दिखाया और पट्टियों की ठंडक से बुखार कुछ उतरने लगा। फरमान को आराम मिलने लगा था। उसकी आंखें बंद हो रही थी। थोड़ी देर में ही वो सो गया। कुछ देर तो मैं उसके पास बैठी रही, उसके चेहरे को देखती रही। जाने क्या था उस चेहरे में जो मेरी नजर ही नहीं हट रही थी। उसके बाद उठकर रसोई में आ गई। उस दिन मन और कुछ सोच ही नहीं रहा था। सारा दिन बस फरमान फरमान फरमान, वह मेरे दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। हर 10-15 मिनट के बाद उसके कमरे में जाकर देखती कि वह उठ गया है या नहीं। जैसे ही मुझे कुछ हलचल सी महसूस हुई, मैं खाने की थाली लगाकर उसके कमरे में फिर चली गई। जाते ही फिर से उसके सिर पर हाथ रखा। शुक्र है खुदा का, बुखार तो उतर गया है, मैं अपने मुंह में ही बड़बड़ाई। शायद मेरी आवाज सुनकर या मेरी छुअन महसूस करके फरमान ने आंखें खोली। उठिए, खाना खा लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। उसकी आंखें खोलते ही मैंने एक सांस में कह दिया। मेरी बात सुनते ही वह उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन शायद बॉडी में कुछ वीकनेस आ गई थी। मैंने कंधे के पीछे हाथ रखकर उसे सहारा दिया। हम दोनों बहुत करीब थे, इतने करीब कि एक दूसरे की सांसों को भी महसूस कर पा रहे थे। फरमान की आंखें मेरी आंखों में न जाने क्या तलाश करने लगी। उसे बिठाते ही मैं झटके से दूर हो गई। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। लीजिए, खाना खाइए, कहकर खाने की प्लेट मैंने उसके आगे कर दी। वो चुपचाप खाना खाने लगा। शुक्रिया, खाना खाते खाते उसने बोला। शुक्रिया किस बात का? इंसानियत के नाते यह तो मेरा फर्ज था। कुछ रुककर मैंने फिर से कहा, वैसे शुक्रिया तो मुझे आपको कहना चाहिए। अगर कल रात, इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाती, फरमान ने मुझे बीच में ही टोक दिया। इंसानियत के नाते मेरा भी तो वो फर्ज था। वैसे आपसे एक बात पूछूं, अगर बुरा न माने तो? वो खाना खाते खाते रुक गया। जी कहिए, मैंने दुपट्टा संभालते हुए नजरें ऊपर की और उसकी तरफ देखने लगी। आप इतना कुछ सहकर भी चुप क्यों हैं? मैं खामोश रही, लेकिन मेरी खामोशी को वो शायद समझ पा रहा था। मैं नहीं जानता था कि मेरे मामूजान इतने बड़े हैवान होंगे। उनके इज्जतदार चेहरे के पीछे एक घिनौना चेहरा भी छुपा होगा। लेकिन आप यह सब बर्दाश्त क्यों कर रही है? क्यों सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती है? आपका रिश्ता तो मामूजान से सिर्फ नई मामी के कारण था ना। अब वही नहीं रही तो? एकदम से बात कहकर शायद उसे महसूस हुआ कि जैसे उसने कुछ गलत कह दिया है। वो थोड़ा रुककर फिर से बोला, मेरा मतलब शायद मैं आपकी जगह होता तो कब का यह घर छोड़कर भाग गया होता। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन सोचने लगी। भागना तो मैं भी चाहती थी। अगर कल तुम जल्दी घर ना आ जाते तो शायद मैं भाग गई होती। लेकिन शायद जो होता है अच्छा होता है। मेरा तो इंसानियत से विश्वास ही उठ गया था। अगर तुम मुझे नहीं मिलते तो मैं कैसे जान पाती कि दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है। मन ही मन में कितनी बातें सोच रही थी, लेकिन लब थे कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरी चुप्पी को उसने फिर से तोड़ा। समझ सकता हूँ कि आपकी इन परिस्थितियों में से गुजर रही है, लेकिन विश्वास कीजिए, अब मैं आ गया हूँ ना, अब आपको इस जिल्लत भरी जिंदगी को नहीं जीना पड़ेगा। मेरे होते हुए मामूजान आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कर पाएंगे। उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उसके इन हमदर्दी भरे शब्दों में एक अपनापन था। मैं कुछ भी सोचना समझना नहीं चाहती थी।
उस दिन उसका मुझे यूं छूना मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे विश्वास था कि फरमान के आने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। एक अनकहा प्यार मेरी जिंदगी में दस्तक दे चुका था। कलंक एपिसोड 19 फिजा में घुला प्यार। फरमान के साथ सुबह से शाम का वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। सूरज ढलने को था, शाम गहराती जा रही थी और दिल पर फिर एक डर हावी होने लगा था। वो डर अब मेरे माथे पर शिकन की लहरें बन उभरने लगा था। शायद फरमान भी मुझ पर हावी होते हुए उस डर को महसूस कर रहा था। अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं होगा, कोई रात काली नहीं होगी, मुझ पर विश्वास करो, उसने फिर से मुझसे कहा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उस पर विश्वास करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। वो बिस्तर से उठा, मैं अभी आता हूँ कहकर सीधा बाहर निकल गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि कुछ कह पाती, कुछ पूछ पाती, वह बाहर जा चुका था। घड़ी की सुइयां अपनी रफ्तार में घूम रही थी, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे समय की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। सूरज ढलने लगा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी 6 बजा रही थी। उस शैतान के आने का वक्त हो चला था। फरमान भी अभी तक नहीं लौटा था। अगर उसके लौटने से पहले वो शैतान लौट आया तो? अल्लाह करे दरवाजे पर फरमान ही हो। सोचते हुए मैंने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे पर फरमान नहीं, दुनिया की नजर में मेरा अब्बू बना शैतान खड़ा था। उसको देखते ही मेरी सांसें थम गई। क्या बात है, इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? क्या कर रही थी इतनी देर तक? जी मैं। इससे पहले कि कुछ कह पाती वो फिर से बोला। बहुत चर्बी चढ़ गई है ना तेरे को? 2 दिन खाना नहीं मिलेगा ना तो सारी चर्बी निकल जाएगी। चल अंदर, बताता हूँ तुझे। मेरी कलाई जोर से पकड़ गुस्से में घनघनाता हुआ वो अंदर की ओर मुझे खींचने लगा। मेरी जान सूखने लगी थी। इससे पहले कि वह मुझे कुछ कहता या कुछ करता है, पीछे से फरमान हांफता हुआ आया। अरे मामू जान, आप घर आ गए? मैं तो बस स्टैंड पर आपका इंतजार कर रहा था। बस स्टैंड पर? लेकिन तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है ना? तुम तो कह रहे थे कि घर पर आराम करूंगा। अपने बैग से टिफिन निकालते हुए वो फरमान की तरफ देखकर बोला। हाँ, सारा दिन आराम ही करता रहा। शाम होते ही मन उकताने लगा था, इसलिए बाहर बस स्टॉप पर चला गया। सोचा आप आएंगे तो आपके साथ साथ घर चला आऊंगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला आप कब वहां से निकल गए। हाँ, शायद बस स्टॉप पर बहुत भीड़ थी, मैंने भी तुम्हें नहीं देखा। वैसे यह क्या है तुम्हारे हाथ में? ये वो तबीयत नासाज थी ना, तो आते आते केमिस्ट से दवाई लेते आया। आप ये दवाई मुझे खाने के साथ दे देगी? फरमान ने मुझे लिफाफा पकड़ाते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं देगी? ध्यान रखना, समय से दवाई मिलनी चाहिए फरमान को, वरना। मैंने फरमान के हाथ से दवाई का वो लिफाफा ले लिया। मामू जान, आप इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? आपकी उम्र में ऐसा गुस्सा करना ठीक नहीं। कहते हुए उसने अपने मामू जान के कंधे पर हाथ रखा और बातें करते करते मुझसे थोड़ी दूर ले गया। मेरी उम्र? क्या हुआ है मेरी उम्र को? फरमान की बातें सुनते ही उसने उसको देख आंख तरेली। क्या हुआ? बुढ़ापा आ गया है आपको मामू जान? ये गुस्सा बुढ़ापे की ही तो निशानी होता है, कहकर उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी बात सुनते ही मेरी तो हंसी ही छूट पड़ी और मेरा हंसना तो जैसे उस हैवान को बहुत नागवार गुजरा। यहाँ खड़ी हमारी बातें क्यों सुन रही हो? अंदर जाओ, रात के खाने की तैयारी करो, वो मुझ पर चिल्लाया। उसके बाद उसका गुस्सा फरमान पर टूट पड़ा। मैं बुढ़ा हो गया हूँ, आज भी तुमसे ज्यादा जवान और तंदुरुस्त हूँ। अपने आप को देखो, हमारी तुम्हारी तरह ऐसे तबीयत नासाज नहीं हुई कभी। तुम अपने आप को नौजवान कहते हो। मैं अब भी वही खड़ी थी और उनकी बातें सुन ही रही थी। अभी तक गई नहीं तुम? वह फिर से पलटा। उसके पीछे खड़े फरमान ने मुझे हाथ से अंदर जाने का इशारा किया और अपनी उंगली घुमाकर कुछ इशारा करने लगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। अंदर जाते जाते मैंने फिर उसे मुड़कर देखा। उसने मेरे हाथ में थामे पन्नी की और फिर से इशारा किया। मैंने अंदर जाकर सबसे पहले उस लिफाफे को खोल कर देखा। उसमें जमाल गोटा की गोलियां थी। फरमान का उंगली घुमाकर दिया इशारा अब मैं समझ पा रही थी। मैंने रात का खाना बनाया और परोसते हुए उस जलील इंसान की थाली में जमाल गोटा की गोलियां मिला दी। थोड़ी देर में जमाल गोटा की गोलियों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। वो खाना बीच में ही छोड़ गुसल खाने की ओर भागा। हम दोनों के लबों पर एक शरारती मुस्कान थी। हम जानते थे कि तरकीब काम कर रही थी। थोड़ी ही देर में हम अपने अपने कमरे में अपने अपने बिस्तर पर थे। मन में एक तसल्ली थी कि आज की रात सुकून भरी होगी। आखिर फरमान ने अच्छी हालत की उसकी मजा चखा दिया। फिर मन में फरमान के ख्याल आने जाने लगे। आखिर मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहा है वह? जाने क्या है उसके दिल में? मैंने पास पड़े सिरहाने को जोर से पकड़ लिया। फरमान की शक्ल बार बार मेरे चेहरे के आगे आ रही थी। उसका मुझे यूं देखना, मुस्कुराना, ये सब सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। लेकिन दूसरी ओर वह हैवान सारी रात कमरे और गुसल खाने के बीच चक्कर मारता रहा। अगली सुबह जब उसका बूझा चेहरा, थका हुआ शरीर देख मन में एक गजब का सुकून महसूस हो रहा था। वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसके कदम डगमगा रहे थे। अरे क्या हुआ मामा जी, आप ठीक तो है? सामने से फरमान ने आकर उसे सहारा दिया। लगता है आज आपकी तबीयत नासाज है, लेकिन कल तो आप मुझे कह रहे थे कि मेरी कभी तबीयत नासाज ही नहीं हुई। खैर चलिए, आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। फरमान ने उस पर तंज कसा। मैं दूर खड़ी चुपचाप उन दोनों को देख रही थी। फरमान की बात सुन जैसे उसके तन बदन में आग लग गई।
कोई जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं अपने आप चला जाऊंगा जहाँ जाना है मुझे। वो गुस्से में चिल्लाया, जैसे उसका पुरुष जाग उठा था। अपने आप को बूढ़ा कहलाना उसको पसंद नहीं था। वो मेरी तरफ देखने लगा, ऐसे जैसे मुझे कच्चा खा जाएगा। मैंने अपना दुपट्टा सही करते हुए चुपचाप झाड़ू उठाकर आंगन में झाड़ू देने का काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर वो आंगन में खटिया पर ही बैठा रहा और फिर उठकर बाहर चल दिया। फरमान ने पीछे से आवाज दी, अरे कहाँ चल दिए मामा जी, नाश्ता तो करते जाइए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। और हाँ, तुम ऑफिस जल्दी आ जाना। कुछ सीखना चाहते हो तो सबसे पहले काम करना सीखो, बहाने बनाना नहीं। मुझे देखो, मैं कभी बहाना बनाकर घर नहीं पड़ा रहता। ऐसे ही दौलत शोहरत नहीं मिलती, काम करना पड़ता है काम। कहकर वो बाहर निकल गया। मैंने दौड़कर सबसे पहले दरवाजे की चिटकनी लगा दी। उसके जाते ही मेरे अंदर की दबी हंसी बाहर निकल आई और मैं खिलखिलाकर हंसने लगी। मैंने महसूस किया कि फरमान की नजरें मुझ पर टिकी थी। हंसते हंसते मैं खामोश हो गई। हम दोनों की नजरें एक दूसरे को देख रही थी। धीरे धीरे वो मेरे करीब आने लगा। दोनों के लब खामोश थे, लेकिन जैसे आंखें बातें कर रही थी। आप हंसती है तो आपकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। आंगन में पसरी खामोशी को तोड़ते हुए वो मेरे पास आकर धीरे से बोला। मेरे गाल हया से लाल हो रहे थे। आसमान में काले काले बादल उमड़ आए। ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे फिजा में प्यार घुल गया हो। मेरे खुले हुए बाल बार बार मेरे चेहरे पर आने लगे। उसने अपनी उंगलियों से मेरे चेहरे पर फैली लटों को पीछे किया। मैंने नजरें झुका ली। होठ तो जैसे सिल ही गए थे। उसने अपने हाथ से मेरी ठोड़ी को ऊपर किया और मुझे देखते हुए बोला, निकाह करेगी आप मुझसे? ऐसा लगा कि रोज उसकी आंखों में पड़ने वाली बात आज उसने लबों से बोल दी हो। अचानक बारिश के छींटे हम दोनों पर पड़ने लगे। शायद अल्लाह भी खुश था मेरी खुशी देखकर। मेरे चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान आ गई। मैं उसी वक्त उसके सीने से लग गई और उसने मुझे अपनी बाहों की आगोश में ले लिया। हम दोनों कितनी देर वहीं खड़े भीग रहे थे। फिर अचानक ना जाने मेरे मन में क्या आई, मैंने उसे अपने से दूर कर दिया। नहीं नहीं फरमान, मुझ पर यह एहसान मत करो। एहसान का यह प्यार मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम जानते हो ना कि मेरे साथ बारिश में भीगते हुए मेरे वो आंसू भी फरमान पहचान रहा था। कितना प्यार करता था वो मुझसे, जो सब कुछ जानते हुए भी मुझसे निकाह करना चाहता था। लेकिन मैं अपनी बदनसीबी को उसकी जिंदगी में नहीं खोलना चाहती थी। मैं मुड़कर अपने कमरे में जाने लगी थी कि उसने पीछे से मेरी कलाई पकड़ ली। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम जानते हो फरमान, उस शैतान के गंदे हाथों से मेरा बदन पहले से ही नापाक हो चुका है। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। किसने कहा कि तुम नापाक हो? मैं तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ और तुम्हारी आत्मा पाक साफ है। और वैसे भी हीरो को अगर कोयले की खान में रख दिया जाए तो कोयला तो नहीं हो जाता। हाँ, अगर तुम मुझे अपने लायक नहीं समझती हो तो। कहकर वो चुप हो गया। ऐसा मत कहो फरमान, तुम तो मेरी जिंदगी में फरिश्ते के जैसे हो। तुम्हारे सिवा आज तक मैंने नजर भरकर किसी को नहीं देखा। उसने मेरी आंखों के आंसू पूछे और मैं फिर से उसके सीने से लग गई। मेरे सर पर पड़ी चुनरी खिसक कर आंगन में नीचे गिर गई। सर्दी की उस बरसात में मेरा गीला बदन ठिठुरने लगा। मुझे कांपता देख फरमान ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया, सीधा अंदर कमरे में ले गया। मैंने पूरी तरह से उसे अपने आप को सौंप दिया। थोड़ी ही देर में हम दोनों बिस्तर पर एक दूसरे के जिस्म की गर्मी को महसूस कर रहे थे। कमरे के कोने में पड़ी वह अंगूठी बहुत देर तक सुलगती रही। प्यार दस्तक देकर अब दिलों में दाखिल हो चुका था। हम दोनों अब भी एक दूसरे में डूबे हुए थे। बारिश रुक चुकी थी, बादल छटने लगे थे, आसमान से भी और मेरी जिंदगी से भी।